अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग पे। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ आया हुआ है। द XYZ कंपनी इज इवेल्युएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट विद एन इनिशियल कॉस्ट ₹300,000। ये हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट जब भी होती है वो ईयर जीरो में होती है। सही। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द कैश फ्लोस ईयर वन में ₹1,00,000, ईयर टू में ₹150, 150,000, 200,000 ईयर थ्री में। कैलकुलेट्स द IRR ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड डिटरमाइन इफ इट्स मीट्स द कंपनीज मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट कंपनी की 12% है। एंड ही इज आस्किंग कि भाई IRR क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न सही है। इट इज द रेट, इट इज द rate of return where your NPV becomes zero। IRR वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जब आपका NPV जीरो बन जाता है। सही है। इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से IRR लेस है, रिजेक्ट प्रोजेक्ट। क्योंकि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट से अगर IRR कम है तो आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हो। अगर IRR is greater than your minimum requirement, then accept project। अगर R एंड IRR इक्वल है तब आप सोचते हो, आप अदर फैक्टर्स को भी देखते हो कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। बट मोस्टली इट इज एक्सेप्टेड, बट ये डिपेंड करता है। सही है। अब ये बात तो हमने कर ली IRR के बारे में। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालनी है डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मैं एक दफा करके दिखाऊंगा, बाकी फिर मैं कैलकुलेटर में वो चीजें करता रहूंगा ताकि आप भी उसी तरीके से कर सकें। ठीक है। तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? RR कितना है? मिनिमम 12% है। तो मैं पहले इसी को ही टेस्ट कर लेता हूँ कि भाई ये अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। सही है। तो IRR बेसिकली निकलता कैसे है? कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज या आउटलेज। दिस इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। सही है। तो 12% पे मुझे करना है। सही है। आई होप यू नो द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। फर्स्ट ईयर में मेरी कैश फ्लो थी 1,00,000 रुपीज, 100,000। ये 100,000 है। मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जब भी आप किसी फ्यूचर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो आप उसको डिस्काउंट करते हो। तो इसका डिस्काउंट रेट कितना है? 1+12%। तो ये ईयर वन है और 150,000 ईयर टू का कैश फ्लो है। अब इसको मुझे, ये जो पैसे मुझे मिलेंगे आफ्टर 2 इयर्स मिलेंगे। तो मैं इसको 2 इयर्स की डिस्काउंटिंग करूंगा। 12% इंटू स्क्वायर। अब थर्ड ईयर में मुझे कितनी अमाउंट मिल रही है? वो मुझे मिल रही है 200,000। तो इसको मुझे 3 साल के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। सॉरी, ये 12% है। 12% क्यों? अब मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? आपकी 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। ये मैं एक तरीका मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको सारे मैं वीडियो में करूंगा तो टाइम लग जाएगा। अब मैं बेसिकली इसको कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करें। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएं।
का टोटल मेरे पास आ गया है 351,220.85। ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है। अब इसमें मैं इन्वेस्टमेंट माइनस करता हूँ, यानी आउटलेस माइनस करता हूँ, विच इज 3 लाख। तो मेरे पास आता है 551,220.85। ये मेरा एनपीवी है, ये मेरा एनपीवी है, लेकिन एनपीवी मेरा जीरो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अपने ट्रायल एंड ट्रायल एंड प्रोसेस और ट्रायल एंड एरर प्रोसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायल ट्रायल एंड एरर एरर। यहाँ पे आते हैं डिस्काउंट रेट्स, और यहाँ पे आपका आता है एनपीवी। पहला मैंने ट्राई किया था 12%, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, और मिनिमम रिक्वायरमेंट पे एमपीवी हमारा आ रहा था 1220.85। अब जाहिर है मैं डिस्काउंट रेट कम करूंगा, एनपीवी और बढ़ता जाएगा। मुझे एनपीवी को जीरो लाना है, तो मुझे रेट को कम करना है। अब देखिए, मैंने 12% पे तो कर लिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से नंबर स्टार्ट करते हो। अब आई वांट के मैं डायरेक्ट 20 लगा के देख लूं, एक बड़ा परसेंट लगा के देख लूं, एंड देन आई चेक कि मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है। सही है। अब मैं ये जो चीज है ना, मैं येलो से कर रहा हूँ, ये मैं चीज अभी कैलकुलेटर में डालूंगा, और 12% की जगह मैं 20% लिखूंगा, और उसमें से 3 लाख माइनस कर लूंगा। फिर देखूंगा मेरे पास एनपीवी कितनी आती है। आर एम और टारगेट इज टू एनपीवी मस्ट बी जीरो। जिस रेट पे एनपीवी हमारा जीरो होगा ना, वो आईआरआर होगा। हम्म, अभी मैं 20% पे कर रहा हूँ। सही है। 20% पे जो मेरा एनपीवी आया है, वो आया है 3,240.74। अब मैंने डायरेक्टली बड़ा नंबर लगा लिया। आइडिया था मुझे कि भाई डिस्काउंट रेट जितना कम करोगे, एनपीवी बढ़ता जाएगा, और डिस्काउंट रेट जितना बढ़ाते जाओगे, एनपीवी आपका लेस होता जाएगा। तो डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी हैव इनवर्स रिलेशनशिप, बेसिकली इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब 20% पे एनपीवी जीरो नहीं हुआ, लेकिन काफी लेस हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं लगाता हूँ 21%। अब 21% पे क्या आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह आपको ट्रायल एंड एरर प्रोसेस करना पड़ेगा, जब तक जीरो या जीरो के करीब ना आ जाए। अगर ज्यादा ट्रायल एंड एरर करने के बाद भी जीरो नहीं आता, तो फिर वो जो जीरो के करीब वाला है ना, अब यहाँ पे मेरा आ रहा है 20 नेगेटिव एनपीवी आ रहा है, नेगेटिव एनपीवी आ रहा है, विच इज 300,000। इन्वेस्टमेंट है 297,991.43। अब यहाँ पे जो है ना, मेरा 208.57 नेगेटिव का एनपीवी आ रहा है। तो यहाँ तक मुझे ये बात समझ में आ गई, 20% to 21% विल बी माई आईआरआर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सही है। अब 20 से 21% के बीच में कुछ आ रहा है। सही है। अब मैं वही परसेंट ट्राई करूंगा। अब जा रहा है 20 और 21 का आधा क्या होता है, 20.5% ये होता है। अब मैं इस पे इसकी वैल्यू निकाल के देख लेता हूँ। 20.5 पे 20.5, तो इस तरह ट्रायल एंड एरर करते रहना है। अब यहाँ पे जो मेरी अमाउंट आ रही है, वो आ रही है 597।
597 पॉजिटिव का, 0.51, मतलब स्टिल इट इज पॉजिटिव। मतलब 20% पे पॉजिटिव था, मैंने 20.5% पे किया फिर भी पॉजिटिव था। अब मैं करता हूँ 20.6% पे। इस तरह भी मुझे पॉइंट्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि जो मेरा आंसर है वो एक्यूरेट आ जाए। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, कोशिश करिएगा कि गलती ना हो। ट्वेंटी पॉइंट सिक्स पे भी स्टिल देयर इज 73 का पॉजिटिव, 73.5 का पॉजिटिव। सही है। तो अब मैं कुछ रेट्स लिख रहा हूँ, फिर उसको मैं एक साथ कैलकुलेट कर लूंगा। अब देखें 20.6% तक भी पॉजिटिव आ रहा है। अब हम पॉइंट्स में खेलते हैं। 20.61, 20.62, ये परसेंटेजेस हम कैलकुलेट करते हैं। 20.615, ये सारी परसेंटेजेस हैं। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली जीरो कब आता है। सही है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप भी अपने पास कैलकुलेशन करिएगा। सेम फॉर्मूला है, बस आपको रेट चेंज करना है। ठीक है। तो मैंने ये सारे रेट्स लिख दिए हैं, फिर उन पे डिफरेंट लेवल्स पे एनपीवी मैंने कैलकुलेट किया है। जैसे हमने यहाँ तक देख लिया था 20.6% तक, फिर 20.61% किया, फिर 20.62% किया, फिर पॉइंट्स में किया, फिर 61 और 62 के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा था, तो हमें पता चल गया कि इसके बीच वाला कोई पॉइंट है। फिर 20.61 किया, फिर 20.614% किया। 641% पे भी जीरो तो आ रहा है, लेकिन 0.8% पॉजिटिव है, बट वी विल कंसीडर एट एज द रेट एट विच आवर एनपीवी इज जीरो। हमने ऊपर रेंज बताई थी, यहाँ पे हमने रेंज बताई थी। मैं लिख देता हूँ रेंज ऑफ IRR। व्हाट अबाउट एग्जैक्ट IRR? एग्जैक्ट IRR इज 20.614%। सही है। ये सवाल में हमसे इसने यही पूछा था कि भाई अगर कंपनी को मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, द कंपनी शुड इन्वेस्ट, द कंपनी should invest as its minimum requirement of return is met। इन्वेस्टमेंट की ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेट हो चुकी है, और IRR is higher the better। मतलब IRR जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही अच्छा रिटर्न मिलता जाएगा। तो कंपनीज प्रीफर करती हैं जितना बेटर IRR हो उतना बेटर है। अगर IRR जितना लो होगा उतना ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन 6। गिव मी अ सेकेंड। तो क्वेश्चन 6 आ गया। ABC इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 2 lakhs का प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट इज जनरेट टू कैश फ्लो ओवर 5 years। फर्स्ट ईयर 50,000, 70,000, 60,000, 80,000, 90,000। इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%, कैलकुलेट इट्स NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज सिमिलर टू द अबव क्वेश्चन। जिस तरह हमने IRR की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। NPV निकलता कैसे है ये हम ऊपर अभी निकाल चुके हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस आउटलेज। आउटलेज हमारा कितना है? 2 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। सही है। तो फर्स्ट ईयर में मुझे मिल रहे हैं 50,000। कितने मिल रहे हैं? 50,000। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। 1 +
तो मैं सिंपली इसको लिख देता हूँ 1.1 ईयर 1। और सेकेंड ईयर में मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट मिल रही है? 70,000। 70,000 डिवाइडेड बाय 1.1। इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट तो सेम रह रहा है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। और थर्ड ईयर में मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट मिल रही है? 60,000। 60,000। इसको भी सेम रेट से डिस्काउंट करना है, बट पेमेंट लेट मिल रही है तो उसका नंबर ऑफ ईयर हम बढ़ा देंगे। फोर्थ ईयर पे मिल रही है 80,000 और सेम डिस्काउंट रेट 1.1 पावर 4। क्योंकि पावर 4 क्यों है? क्योंकि फोर्थ ईयर में मिल रहा है, तो 4 साल तक हमें इसको डिस्काउंट करना है। और फिफ्थ ईयर में मुझे मिल रही है 90,000 और इसको मुझे डिस्काउंट करना है 1/1.1 पावर 5। ये मेरी इनफ्लोज हैं। क्या है? मेरी इनफ्लोज हैं। और आउटफ्लोज मेरी कितनी है, या जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? 200,000। लेट मी टोटल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा, तो मेरे पास टोटल इसका आ चुका है, विच इज 258,908। 908.67। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है। और इसको डिफरेंस करेंगे हम 200,000 से, तो ये आ रहा है एनपीवी जो हमारा आ रहा है 58,908.67। अब जाहिर सी बात है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड क्योंकि एनपीवी नेगेटिव नहीं आ रहा है, एनपीवी पॉजिटिव है। यानी जितनी मैं अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे ज्यादा के पैसे मुझे मिल रहे हैं। तो एक रैशनल बिजनेसमैन, एक रैशनल कंज्यूमर, तो इस तरीके से डिसीजन वो ले लेगा, उसको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर एक कंपैरेटिव प्रोजेक्ट होता फिर हम देखते हैं कौन सा बेटर है, फिर हम उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इसमें यहीं तक पूछा था, दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड क्वेश्चन 7। इसमें दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट डी। प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट 2 लाख की हो रही है और प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की हो रही है। और उनके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज गिवन है। अब मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट बी। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जो प्रोजेक्ट ए है उसके जो ईयर 1 का कैश फ्लो है, ईयर 2 का कैश फ्लो है और ईयर 3 का जो कैश फ्लो है वो डिफरेंट है। सही है। अब प्रोजेक्ट बी में ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट बी में ऐसा क्या है कि 70,000 70,000 70,000, वो 4 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें जो कैश फ्लो है वो इक्वल है। तो उसको हम बोलते हैं एनयूटी, वेयर इक्वल स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो इज रिसीव्ड। तो वो हम उसको आगे बात करते हैं। और आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं पीआई। तो सिंपली इसका मैं फॉर्मूला में बता देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय आउटले या इन्वेस्टमेंट्स। सही है। अब पीआई जो होता है ना, इक्वल्स टू 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर पीआई लेस देन 1 हो, मतलब 1 से इसका आंसर छोटा है, तो इसको रिजेक्ट किया जाता है। ये इसकी कंडीशंस है, ये इसका रूल ऑफ थंब है। सही है। अब जाहिर सी बात है, हमने पहले क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल लेना है प्रोजेक्ट ए का, फिर प्रोजेक्ट बी का। अब जो मैंने एन्यूटी की बात की थी ना, वो मैं एन्यूटी को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इक्वल स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो फॉर डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम का मतलब क्या? लिमिटेड टाइम के लिए। आपको टाइम पता है, आपको 70,000 मिल रहे कितने टाइम के लिए? सर 4 साल के लिए। सही है। तो ये एन्यूटी होता है। अब
एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं कि आप उसको एक ही फॉर्मूले में सारी प्रेजेंट फॉर्मूले में चीजें डालते हैं और आप प्रेजेंट वैल्यू एक साथ आ जाती है। जहाँ पे डिफरेंट कैश फ्लोज होते हैं वहां पे हम इंडिविजुअली वैल्यूज को डिस्काउंट करते हैं। तो एन्युटी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और इसका फॉर्मूला इज लाइक दिस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी PMT 1 माइनस 1/1 प्लस R पावर n डिवाइडेड बाय R रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। सही है, आई गेस यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। मैंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बता दिया, मैंने एन्युटी बता दिया। अब वेट किस बात का, अब सवाल करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अब मैं पहले प्रोजेक्ट ए को करना चाहूंगा। सही है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कैसे निकलती है अभी हम ऊपर देख चुके हैं। तो ईयर 1 में मेरा कैश फ्लो था 60,000, 80,000 और 1,20,000। 60,000, ईयर 2 में था 80,000 और इसका था 1,20,000। अब इसके डिस्काउंट रेट्स क्या है मैं भूल गया था। डिस्काउंट रेट बेसिकली इसने हमें बताया नहीं है कि किस रेट पे उसको डिस्काउंट करना है। तो डिस्काउंट रेट उसने बताया नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से। डिस्काउंट रेट इज 6% फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स, फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स। अब हम इसको डिस्काउंट कर लेते हैं, क्या मसला है। 1 + 0.6, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो कि 1.06 मैंने क्यों लिखा। अगर आप कैलकुलेटर में 6% लिखेंगे और इक्वल्स टू दबा देंगे तो ये आपके पास यूं आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। तो बेसिकली 1 होता है जो इनिशियल अमाउंट होती है और उसमें यू ऐड करते हैं, ये डिस्काउंट रेट होता है। तभी ये जाके इस तरीके से हो जाता है। खैर ये बताने की बात तो नहीं थी, बता दी, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अ, इसको भी इसी तरीके से डिस्काउंट करेंगे बट इसका सेकेंड ईयर है। इसको भी सेम अमाउंट परसेंट या रेट से डिस्काउंट करेंगे बट इसका थर्ड ईयर है। ये नेगेटिव नहीं है, बस मैंने इसको ब्रैकेट बनाई है। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो इसको मैं टोटल कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई है 22,855,708, 7.80। अब ये आ गए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। PI कैसे निकालते थे, ऊपर आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, सही है, और नीचे से डिवाइड करते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से। भाई ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट की थी मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऊपर लिखा हुआ है ब्लू से प्रोजेक्ट ए पे 200,000। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 200,000 से, 200,000 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.14। सही है, तो ये PI जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो इसको एक्सेप्ट तो हो जाना चाहिए। अब कंपेरेटिव टू बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। भाई ये हो गया, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट ए का। अब प्रोजेक्ट बी का करते हैं यहाँ पे राइट साइड पे, ये मैं मिटा देता हूँ। प्रोजेक्ट बी में कुछ भी नहीं करना, एन्युटी का फॉर्मूला उठाना है। ये प्रेजेंट मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, हर साल हमें कितने पैसे मिलेंगे, 70,000 मिलेंगे और 4 साल के लिए मिलेंगे। 70,000 मिलेंगे और 4 साल के लिए मिलेंगे। इनकम तो अच्छी है। इन डॉलर्स 1 - 1/1.06, क्योंकि रेट तो सेम था और पावर 4 आ जाएगी क्योंकि 4 साल के लिए थे। अब
नीचे जो डिवाइड हो रहा है ना वो सिर्फ रेट से हो रहा है 0.06 से। तो इसकी 1 सेकेंड में मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगी 70,000। आप यहीं रुकिएगा, मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ। 70,000 1 - 1 अपॉन 1.06 पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.06। ये आ रहा है आपका 242557.39। ये आ रही है मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ पीआई के लिए। 24255739 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख। हमारी प्रोजेक्ट बी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2.5 लाख थी। एग्जैक्टली ये रहा प्रोजेक्ट बी का इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख था। इसको डिवाइड करता हूँ 250,000। तो इसका पीआई जो आ रहा है ना 0.970 आ रहा है, और ये पीआई <<1 है, तो इसको रिजेक्ट करो। आई गेस ये सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। एक को प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट किया, कम टाइम लग रहा है, जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। और प्रोजेक्ट बी में क्या है, ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा पैसे लग रहे हैं, और रिटर्न भी कम मिल रहा है, उल्टा जेब से जा रहे हैं। <<1 मतलब आपकी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 7 भी कर लिया, 6 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, 3 सवाल हमने कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 4। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन सारे सवाल एक साथ आ सही है। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ चलते हैं। सिमिलरली इसमें भी दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक की इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख है और एक की इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, और दोनों एनयूटी के केस हैं। एनयूटी के केस हैं, एनयूटी वाले केसेस। सही है, क्योंकि सिमिलर सेम कैश फ्लोज हैं एनुअली। का कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स, एडवाइस ABC। सही है, मैं यहाँ पे वर्किंग करना शुरू कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट ए है मेरा। सही है, ईयर 0 में मेरा कैश फ्लो नेगेटिव था। कितना था सर? 1.5 लाख रुपए था। फिर ईयर 1 हुआ, मुझे 50,000 मिले। मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ। ये ईयर्स हैं, ये ईयर्स हैं, कैश फ्लो है, ये इनका रिमेनिंग बैलेंस है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। सही है, और ये प्रोजेक्ट ए है। जो नॉर्मल कैश पे बैक होता है ना, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको मॉनेटरी चीजें देखनी होती हैं। अब ईयर 2 में 50,000 मिलेंगे, ईयर 3 में भी 50,000 मिलेंगे। सही है, पहले साल तो नेगेटिव बैलेंस था तो -150,000 ही आ गया। दूसरे साल मुझे 50,000 मिले, तो ये 50,000 इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये बच जाएगा 1 लाख नेगेटिव का। फिर दूसरे साल 50,000 मिले, मैंने ऐड कर लिए, फिर बच के 50,000 नेगेटिव के। फिर तीसरे साल 50,000 मिले, इसमें ऐड कर दिए, तो ये हो गया 0। तो ए का जो प्रोजेक्ट ए का जो पे बैक है वो 3 इयर्स है। एग्जैक्टली 3 इयर्स, 3 इयर्स। सही है, अब प्रोजेक्ट बी का मैं कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट बी का पहले ईयर्स लिखते हैं हम, फिर कैश फ्लो लिखते हैं, फिर यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं। ये 4 साल का था, 0 1 2 3 4। इसने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी सर? 2 लाख की करी थी। 2 लाख पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जेब से पैसे दिए थे। फिर 70, हाँ सॉरी 60 4 साल तक 60 में। सही है। अब अब हम इसका पे बैक कैलकुलेट करते हैं। ये तो -2 लाख ही आएगा। जब पहले साल मुझे 60,000 मिले ना, तो इसमें से माइनस होके 140,000 बच जाएंगे।
140,000 नेगेटिव के। वापस सेकेंड ईयर में मुझे 60,000 मिले तो ये 80,000 नेगेटिव के बच जाएंगे। वापस जब मुझे थर्ड ईयर में 60,000 मिलेंगे तो ये 20,000 बच जाएंगे नेगेटिव के। अब अब हो क्या रहा है, मैं बोल देता हूँ इसको ए बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोल देता हूँ। सही है, ये आपकी समझने के लिए। जब चौथे साल में मुझे 60,000 मिले ना तो मुझे 40,000 पॉजिटिव के बच गए। इसका मतलब क्या है, मेरी पेबैक तो हो गई है। अब जो मेरी पेबैक कंप्लीट हुई है ना, वो तीसरे या चौथे साल के समथिंग बीच में हुई है। सही है, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में भी मेरा बैलेंस नेगेटिव था। तो इतना तो मुझे पता है 3 इयर्स तो पक्का है। तो मैं क्या करूंगा, ए अपॉन बी करूंगा और इंटू 100 कर दूंगा। तो ए मेरा नेगेटिव कैश फ्लो है 20,000 का, डिवाइड कर दूंगा 60,000 से, तो ये आ जाएगा 0.333। तो मेरा क्या हो गया, 3.3 ईयर्स आ गया। और अगर मुझे मंथ्स में डेटा चाहिए होगा ना, तो इसमें 0.33 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से। 33 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इयर्स 4 मंथ्स। अब आपकी मर्जी, आप कैसे आंसर लिखना चाह रहे हो, बट मैंने दोनों तरीके से बता दिया, मंथ्स में भी बता दिया और ईयर्स में भी बता दिया। और अभी आप बोल सकते हो कि भाई आपने 20,000 तो नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। भाई जो टाइम होता है ना उसको नेगेटिव में मत नहीं लिखते। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते। यार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तीनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक की 2 लाख, एक की 3 लाख, एक की 4 लाख है। और तीनों के तीनों एन्युटी के केसेस हैं। किसी में 7 साल के लिए, किसी में 6 साल के लिए, किसी में 5 साल के लिए इक्वल स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो हो रहा है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है और रिकमेंड द बेस्ट वन, कि किस में ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इंडेक्स वैल्यूज होती है ना, इंडेक्स वैल्यूज, दे आर दे आर एडजस्टेड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं ना, उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट को हटा के जो मॉनेटरी वैल्यू या परचेजिंग पावर बचती है, वो हमारी अगर ज्यादा है तो किसी कंपनी की, किसी प्रोजेक्ट की, उसमें हम इन्वेस्ट करें। तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये आपको पता है, ये एन्युटी का है। तो ये प्रोजेक्ट 1 है, ये प्रोजेक्ट 2 है। सही है, और ये प्रोजेक्ट 3 है। प्रोजेक्ट 3 है। अब मुझे इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है। मैं यहाँ पे पी भी लिख देता हूँ। तो सिंपली मैं इनके फॉर्मूलेस लिख देता हूँ। देखो प्रोजेक्ट 1 का कैश फ्लो कितना है, 50,000 है। 50,000 कैश फ्लो है। सही है। और 1 - 1 अपॉन, और रेट क्या है इसका, रेट इसका क्या है। भाई सर ने इसका भी रेट नहीं दिया, तो मैं चेक कर लेता हूँ। भाई इनका भी रेट 10% है, सब पे 10% लगेगा। ये मिस्टेक है। तो हम क्या करते हैं, अब सब में 10% लगाएंगे। अब 10% का मतलब क्या है, 1.1 पावर। अब प्रोजेक्ट 1 जो है कितने ईयर्स का है, 7 ईयर्स का है। तो पावर 7 लगेगी, डिवाइड करेंगे 10% से, तो ये 0.1 आ जाएगा। अब ये करोगे ना, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट 1 आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट 2 का कैश फ्लो कितना है, 40,000 है और 6 ईयर्स के लिए। 40,000 है, 6 ईयर्स के लिए। 1.1 रेट सबका सेम है, और ये 6 ईयर्स के लिए 0.1। इसका एनालिसिस हम एंड में करेंगे, सारे सब वैल्यूज आ जाएंगी, सारा डेटा आ जाएगा। इसका प्रोजेक्ट का है 70,000। 1/1 1.6 765 ईयर्स। रेट सबका सेम है। अब मैं इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूँ।
ठीक है, तब तक आप भी कैलकुलेट करें। अब देखें, सीन कुछ ऐसा है कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, ये हमने ऊपर देखा था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट यानी आउटलेस। सही है। तो प्रोजेक्ट 1 की इन्वेस्टमेंट कितनी, 3 लाख, प्रोजेक्ट 2 की 2 लाख, प्रोजेक्ट 4 की 4 लाख और 3 की 4 लाख। तो इसकी इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, 300,000, और इसकी इन्वेस्टमेंट है 200,000, और इसकी इन्वेस्टमेंट है 400,000। लेट मी चेक अगेन, यही है या नहीं है? एग्जैक्टली 324। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, तो मैं इसका आंसर भी निकाल देता हूँ। ये जो आंसर हमारा आएगा वो पीआई का आंसर होगा। ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई थी ऑफ कैश फ्लो, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, और ये पीआई का फॉर्मूला है, और ये प्रेजेंट वैल्यूज हैं, और ये आउटलेज है। ये मैं छोटा छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा और आपका टाइम सेव हो सके। अब 265,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs। ठीक है, मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये तीनों प्रोजेक्ट्स की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला। देखिए, तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स की पीआई लेस देन 1 है, पीआई लेस देन 1। अब इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ना, वो हमारे पास प्रोजेक्ट बी का है, 0.87। तो इन सब में जो बेटर है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इफ वी आर planning to invest, then we should invest इन प्रोजेक्ट 2, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आपका जो प्रॉफिट है, जो रियल प्रॉफिट है, वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये इसका सवाल था और ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10। दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों के कैश फ्लोज हमें गिवन है। सही है, हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। सही है, और इसने हमें टाइम नहीं बताया कि हमारा जो बिजनेस है या जो जो भी चीजें होंगी उसमें हमारा पे बैक कब कैलकुलेट होगा। प्रोजेक्ट ए, ईयर्स कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड इसमें है नहीं, मैं खुद से करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को डिस्काउंटेड का भी एक सवाल चला जाए। ईयर जीरो में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1.5 लाख नेगेटिव की थी। 1 2 3 4। अब ईयर 1 में कैश फ्लो कितना आ रहा है, 40,000। 40,000, 40,000। ईयर 5 भी लगा लो, क्योंकि इसने हमें डेफिनेट टाइम बताया नहीं है, तो ये मैं खुद से कर रहा हूँ। ये हो गया नॉर्मल कैश फ्लो। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या है कि आप लगा लो 10% का रेट लगा लो। क्या लगा लो, 10% का रेट लगा लो। 40,000 अपॉन 1.1, तो ये आ रहा है 36,363.6। अब यही 2 साल का लगा लो, तो ये आ रहा है 33,057.8। यही आप 3 साल का लगा लो डिस्काउंटिंग,
30,526, यही आप 4 साल का लगा लो। 27,320.5, और यही आप 5 ईयर का लगा लो, तो ये आ रहा है 24,836.8। एक नॉर्मल कैश फ्लो आ गया और एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। सही है। अ, एक होता है बैलेंस, एक होता है डिस्काउंटेड बैलेंस। नॉर्मल जो बैलेंस है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले साल मेरा 1.5 लाख नेगेटिव था। दूसरे साल मतलब जो पहला बिजनेस का रनिंग ईयर था उसमें मुझे 40,000 पॉजिटिव मिले। तो इसका मतलब क्या है, मेरे रिमेनिंग नेगेटिव कितने बच गए? 1,10,000। फिर अगले साल मुझे 40,000 मिले, तो ये मेरे कितने बच गए? -70,000। फिर अगले साल मुझे 40,000 मिले, तो ये बच गए -30,000। अब फोर्थ ईयर की बात आ रही है। फोर्थ ईयर में जब मैं गया ना, इसको मैं बोल देता हूँ ए। फोर्थ ईयर में जब मैं गया तो ये हो गया 10,000 पॉजिटिव का। फिर ये 50,000 हो गया, तो इसको मैंने बोल दिया बी। तो ए अपॉन बी हमने पहले भी करा था कि भाई नेगेटिव का 30,000 था और पॉजिटिव का 40,000 था। 3/4 ये होता है 0.75। तो ये क्या हुआ बेसिकली? 4 ईयर, 4.75 ईयर्स। 4.75 ईयर्स, अगर इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 मंथ्स आ जाएगा, या 4 ईयर्स 9 मंथ्स। ये था नॉर्मल पेबैक, नॉर्मल पेबैक। अब डिस्काउंटेड वाला मैं करता हूँ। डिस्काउंटेड वाले में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, तो वो मैं कर लेता हूँ। ये 1.5 लाख नेगेटिव बैलेंस था। सही है। -150,000 था। फिर मुझे कितने पैसे मिले? 3636 3636 3636 3.6। फिर मेरे पास बच गए 11,3636.4 नेगेटिव के। फिर अगले साल मुझे मिले 33,057.8। फिर ये बच गया 80,000 नेगेटिव का। अब थर्ड ईयर में मुझे कितने मिले? 30,000, 52.6। अब नेगेटिव कितना बच गया? 50,526 रुपए। सही है। मतलब 4 साल तक मेरा अभी तक पे बैक नहीं हुआ। फिर अगले साल मुझे कितने मिले? 27,320.5। तो अब मेरे जो नेगेटिव बैलेंस है वो कितना है? 23,205.5। अब ये मेरा ए है यहाँ पे। और अब जब मुझे पैसे मिल रहे हैं वो कितने? 24,836.8। तो ये अमाउंट कुछ बच रही है 1631। यानी शुरू के 4 साल तो पूरे लग रहे हैं। डिस्काउंटेड पे बैक की बात हो रही है। सही है। तो ये ए है, ये मेरा बी है। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सॉरी, बी ये होता है। वापस गलत हो गया। बी होता है लास्ट कैश फ्लो। तो इसको हम करते हैं 23,205.5 अपॉन 24,836.8। तो मुझे पता चल जाएगा मेरे कितना टाइम में ये 325.5 डिवाइडेड बाय 24,836.8, ये आ रहा है 0.93। यानी ये वाले पूरे 4 साल तो लगे, 4 साल तो लगे, 0.93 भी लग गए। मतलब 4 साल 93, ऑलमोस्ट 5 साल। अगर इसको मुझे मंथ्स में करना है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 11.2 मंथ्स। ये आ रहा है, तो ये क्या हुआ? 4 ईयर्स
11 months, मतलब ऑलमोस्ट 5 years। तो जो नॉर्मल पे बैक होता है और जो डिस्काउंटेड पे बैक होता है ना, उसमें गैप हमेशा होता है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। जो नॉर्मल पे बैक होता है वो जल्दी होता है, और जो डिस्काउंटेड पे बैक होता है वो थोड़ा लेट होता है। सही है। तो इस सिनेरियो में हमने सिर्फ अभी प्रोजेक्ट 1 का ही काम किया है, प्रोजेक्ट 1 का ही काम किया। इसी तरीके से आप प्रोजेक्ट बी का भी काम करोगे। क्या करोगे? प्रोजेक्ट बी का काम करोगे। तो प्रोजेक्ट बी का काम करने के लिए बेसिकली आई डोंट थिंक मेरे पास इतना टाइम है, तो वो लोग आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बस एक दिखा दिया ना पूरा कि डिस्काउंटेड नॉर्मल वाला कैसे कैलकुलेट करना है, दूसरे वाले का आप खुद ही कर लेना। ठीक है, सिमिलर है, आसान है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।